नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज मैं आप लोगों के साथ ये मधुबनी पेंटिंग बुक कवर का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग हमारे भारत की बहुत ही प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। इसकी स्पेशलिटी है इसके ये ब्राइट कलर्स और ये डबल बॉर्डर वाले आउटलाइंस। तो एक भारतीय होने के नाते हमें भी अपने देश की इस खूबसूरत कला के बारे में जानना चाहिए, इसे सीखना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मधुबनी पेंटेड बुक कवर को बनाने के लिए मैंने ली है अपनी एक पुरानी डायरी और ये हैंडमेड पेपर, इसे वाटर कलर पेपर भी कहते हैं। तो ये मेरी पुरानी डायरी है जो वैसे तो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ये ब्लैक कलर है इसका कवर, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अंदर ऐसा क्लिप दिया हुआ है जिससे हम एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं इस डायरी को अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के नोट्स लिखने के लिए यूज करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस डायरी के कवर को कुछ अलग सा होना चाहिए, जिसे देखकर डायरी को छूने का मन करे, इसमें लिखने का मन करे, जिसे देख के मैं इंस्पायर फील करूँ। तो मधुबनी पेंटिंग से बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे नॉर्मल हम बुक पे कवर चढ़ाते हैं, वैसे ही मैंने डायरी के मेजरमेंट के हिसाब से हैंडमेड पेपर को मार्क कर लिया है और उसे काट लिया है। पेपर के एक साइड पर मैंने मार्किंग कर ली है, जो डायरी का फ्रंट होगा वहीं पर मुझे मधुबनी पेंटिंग बनानी है। पहले मैं आपको ये व्हाइट सीमेंट वॉल हैंगिंग प्लेट दिखाती हूँ। इस पर मैंने मधुबनी फिश पेंटिंग की थी। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और इस पे अभी तक 12K व्यूज देने के लिए। लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में है, आप लोग देख लीजिए। तो मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ एक उल्लू। हम ह्यूमन फिगर या एनिमल फिगर जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी आंख बनानी चाहिए। तो एरिया को मेजर करके हाफ में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद कंपास से दो सेम साइज के सर्कल्स बना लेंगे। फिर इसे एक आई का शेप दे देंगे। दो सर्कल्स को टच करते हुए नीचे की तरफ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। तो नाक बन गई। अब धीरे धीरे से आउल के सर के ऊपर के पोर्शन को बनाएंगे, इसके कान बनाएंगे। इसके बाद स्केल की मदद से हम नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे कि आउल की बॉडी हमें कहाँ तक बनानी है। तो उसी हिसाब से हमें उसकी बॉडी, उसके पंख और उसका पेट बना लेना है। अब हम आउल के पैरों के नीचे पेड़ की टहनी और फूल पत्ते बना देंगे, चारों तरफ से डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए मेरी ड्राइंग बन गई है और अब मैं इसे कलर कर लूंगी। यहाँ मैंने यूज किया है वाटर कलर, ये सिंपल बच्चों के यूज करने वाले कलर्स हैं। मधुबनी पेंटिंग कलरफुल होती है और इसमें शेडिंग नहीं होती, इसीलिए मैं भी अपनी पेंटिंग को कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉलिड कलर्स से भर दूंगी। तो चलिए पेंटिंग करने के साथ साथ मधुबनी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। मधुबनी पेंटिंग का जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले में हुई, इसीलिए इसे मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग्स मिथिला के राजा जनक ने राजा राम और अपनी बेटी सीता के विवाह के दौरान वहां की महिला कलाकारों से बनवाए थे। उस समय मिथिला के हर घर के बाहर की दीवारों पर इस तरह के खूबसूरत चित्र बनाए गए थे और उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। इन पेंटिंग्स में खासतौर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, कुल देवता, प्राकृतिक नज़ारे जैसे कि सूरज, चंदा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी, पीपल का पेड़, शाही दरबार के दृश्य, सामाजिक कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, शादी, उपनयन आदि के चित्र बनाए जाते हैं। रामायण के दृश्य भी खास तौर पर बनाए जाते हैं, जैसे राम सीता की शादी, हनुमान जी का पर्वत उठाना, वनवास, सीता हरण, अशोक वाटिका और त्योहार जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा आदि के चित्र भी बनाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुराने जमाने में सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर ही मैरिड कपल्स के कमरे के अंदर की दीवारों पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी और उस कमरे को कोहबर घर कहा जाता था। मिट्टी और गोबर के लेप से दीवारों को पोत कर कमरे को पवित्र किया जाता था और फिर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी।
इन पेंटिंग्स में कुछ स्पेशल सिंबल्स बनाए जाते थे, जैसे कमल के पौधे, बांस के कंठ, मछलियाँ, कछुआ, पक्षी के जोड़े, सांप के जोड़े, हाथी के झुंड आदि। और ये सिंबल्स ऐसे ही नहीं बनाए जाते थे, इन सब का एक अपना महत्व था। जैसे कछुआ लॉन्ग लाइफ सिंबलाइज करता है, मछली और सांप फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता का प्रतीक है। हाथी, हम जानते हैं कि एक हाथी जानबूझकर अपने झुंड से कभी अलग नहीं होता, पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहता है। तो हाथी का झुंड सिंबलाइज करता है फैमिली को। मधुबनी पेंटिंग की विशेषता है इनकी सादगी यानी कि सिंप्लिसिटी, ब्राइट कलर्स का यूज और डबल बॉर्डर्स। इसमें जनरली शेडिंग नहीं की जाती, सॉलिड कलर से ही इन्हें पेंट किया जाता है। नॉर्मल ब्रशेस के बजाय उंगलियों से, टहनियों से, निब पेन से और माचिस की तीलियों से पेंटिंग में रंग भरे जाते हैं। नेचुरल सोर्सेज से कलर्स निकाले जाते हैं, जैसे पाउडर चावल, हल्दी, पराग, विभिन्न फूलों से, चंदन, पेड़ पौधों की पत्तियों से। देखिए कलर्स भरना हो गया है। अब परमानेंट मार्कर पेन से मैं डबल बॉर्डर्स बनाऊंगी। मधुबनी की ये जो डबल बॉर्डर वाली विशेषता है, ये इसे बाकी पेंटिंग्स से अलग करता है। किसी भी चीज को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए, जैसे आंखें, फूल, पत्तों के बॉर्डर्स, गहने, इसमें डबल बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। इन पेंटिंग्स में कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद अगर हम देखें कि कोई खाली जगह बची हुई है, तो उसे भी छोटे छोटे फूल, पत्तों, बर्ड्स या कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न या कोई भी सिंपल छोटे मोटिफ में भर दिया जाता है। मधुबनी आर्ट 5 अलग अलग तरह के स्टाइल्स में किए जाते हैं: भरनी, कचनी, तंत्रिक, गोधना और कोहबार। 1960s के समय तक भरनी, कचनी और तांत्रिक शैली की पेंटिंग्स ब्राह्मण और कास्त महिलाएं द्वारा ही की जाती थी, जो कि ऊंची जाति के लोग हैं। उनका थीम ज्यादातर धार्मिक रहता था, जैसे देवी देवताओं और पूजा पाठ के चित्र। वहीं दूसरी ओर नीची जाति के लोग गोधना और कोहबार शैली की पेंटिंग्स बनाते थे, जिसमें वे अपने रोज के जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं के चित्र बनाते थे। लेकिन आज के समय में मधुबनी आर्ट एक ग्लोबलाइज्ड आर्ट फॉर्म बन चुका है, इसीलिए ऊंची जाति, नीची जाति, इसके आधार पर इस कला को नहीं बांटा जाता। आज आर्टिस्ट इन 5 स्टाइल्स की पेंटिंग बनाते हैं और मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुकी है। मिथिला की महिलाओं द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग्स एक घरेलू परंपरा की तरह उनके घर तक ही सीमित रही। काफी समय तक ये कला दुनिया के सामने नहीं आई, लेकिन जब 1934 में भारत नेपाल बॉर्डर पे भूकंप आया तो मिथिला क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ। भूकंप ने घर की दीवारें तोड़ दी और ये कला बाहर आई। उस समय मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में विलियम जी आर्कर नाम के ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर हुआ करते थे। जब उन्होंने भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का जायजा लिया तो पहली बार मिथिला पेंटिंग की खोज हुई। उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने का फैसला किया और आगे चल के 1949 में इंडो नेपाल एक आर्ट जर्नल छपता था मार्ग के नाम से। उसमें उन्होंने इस पेंटिंग पर एक लेख लिखा और तब पहली बार मधुबनी आर्ट दुनिया के सामने आया। तो इस पॉइंट पर मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो खाली जगह बची है मैं उसे सिंपल डिजाइन से फिल कर दूंगी ताकि मधुबनी ऑथेंटिक लगे। सालों बाद 1966 से 68 में सूखे ने इस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दिया। अखिल भारतीय नेपाल हस्तशिल्प बोर्ड के डायरेक्टर मिस पुपुल जयकर ने त्रस्त लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल की। उन्होंने कुछ दूसरे कलाकारों के साथ मिलकर वहां की महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वो इस आर्ट को दीवारों पर नहीं बल्कि पेपर पे बनाएं, ताकि इसे सेल किया जा सके। और इसी तरह से ये आर्ट उन महिलाओं के लिए आय का स्रोत बनी और मिथिला पेंटिंग ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा। बस अब मैं इस हैंड पेंटेड मधुबनी बुक कवर को अपनी इस ब्लैक बोरिंग सी डायरी पर चढ़ा दूंगी। तो मैंने अपने इस वीडियो में एक इजी मधुबनी पेंटिंग सिखाने के साथ साथ इस आर्ट फॉर्म के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी भी आपको दी। तो देखिए अब ये डायरी कितनी खूबसूरत लग रही है।
अगर आपको भी ये पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।